अब आज का टास्क है बायनोमियल थ्योरम की, जो हमने सिंपल से असाइनमेंट करी क्लास 11 रेगुलर सिलेबस वाले टास्क में, उसकी डिस्कशन। पर अब देखो, अब हम सिलेबस के कितने टॉपिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने अभी अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले कंप्लीट करा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी और स्पेशल सीक्वेंसेस, उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लीनियर इनइक्वेशंस, इतना ज़्यादा काम हम कर चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन भी कर चुके हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उसके बाद बायनोमियल थ्योरम, अब इसके डिस्कशन के बाद हम सोचो कि हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट अलजेब्रा सॉर्ट ऑफ वाइंड अप कर गए हैं। अब अलजेब्रा में क्या बचा? एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। पर याद रखना कि सारी गड़बड़ कहाँ पे होती है कि एक बच्चे को लगता है कि जो अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 11th में, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी, याद रखना, और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब 10th, जब कभी अपना अपना पढ़ने का पैटर्न नोटिस करना। देखो 10th में जब हमने कभी तैयारी करी होती है, तो 10th में जो बच्चे हमारे साथ थे, उनमें से कितने सारे ऐसे थे जो फर्दर नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स नहीं थे, मतलब उनका इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स नहीं था। तो अब हमने मैथ्स बाय चॉइस लिया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट डिसीजन। आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हर काम ही पूरी तरह, अब हम देखते हैं इतने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि पुराने बिजनेसेस को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे उसी जोन में जाएंगे। तो वो जोन लाने के लिए अभी वाले टाइम पे हमें, जैसे कहते हैं ना कि हमें नीम के पत्ते, हमें कड़वी दवाई लेनी पड़नी है। तो वो क्या है? वो है खुद काम करना। तो वर्किंग बाय आवरसेल्व्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। लोग बातें बनाने में बहुत होशियार होते हैं। हमें हर दिन, हम लोगों के लिए बहुत इजी होगा अपने पेरेंट्स को भी डिसीव करना, मुझे डिसीव करना। तो अपना समय उस पे लगाने की बजाय जो टॉपिक में ब्लॉक होते हो, उस टॉपिक को रिवाइज करने पे लगाओ। अब देखो, अगर हमारा ये पैटर्न अंडरस्टैंडिंग का राइट रहा, तो अब जो बच्चे अकेले क्लास 11 रेगुलर सिलेबस के लिए जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करा है, या जिनका फर्दर टास्क, फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी या और भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो याद रखना कि जब एक बार हमारी इन टॉपिक्स में जड़ से अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, अपना गलत नहीं हो सकता। पर ऐसे नहीं पढ़ना जैसे कि एक छोटा बच्चा खाना खाता है। एक बिल्कुल 1-2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को खाना अगर बोलो ना, तो वो खाना खाते समय ऐसे बिहेव करता है, खाना खाते टाइम, जैसे कि वो घर वालों पे एहसान कर रहा हो, पेरेंट्स के लिए वो कुछ कर रहा हो कि देखो मैं आपके लिए खाना खा रहा हूँ। तो 11th में आके ऐसे पढ़ नहीं सकते। कई बच्चे 11th में अपना खुद का बिहेवियर, अपना खुद का पैटर्न नोटिस करना कि कहीं ऐसे तो नहीं पढ़ते जैसे कि अपने आप को शो कर रहे हो कि देखो मैं पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ। तो वो 10th तक तो वो काम चल जाता है। 11th में आके मैथ्स में वो काम नहीं चल पाता, क्योंकि हमें काम करना पड़ना है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें राइट प्रोसेस मिले, कि इस बात का कंसेप्ट क्या है, वो हमें जड़ से समझ में आए, वो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो, पहला स्टेप क्या है कि हमें कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए। अब देखो, इतने टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने करा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इतनी क्लासेस में इतनी बार बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, ट्रिग्नोमेट्री कैसा टॉपिक है? लर्निंग बाय डूइंग वाला। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा टॉपिक है? कंसेप्चुअल। बात बता दी, अब उसका क्वेश्चन कहीं से भी आए वो होना चाहिए, चाहे वो आईआईटी मेंस में आए, चाहे वो आईआईटी एडवांस में आए। तो बोर्ड्स का काम तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमें क्या आना चाहिए वो हमें समझ में आता है, हमने बहुत इंटरेस्टिंग उसमें स्किल बनाया। ऐसे ही बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम भी ना एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत सिंपल है। इसके भी 2 लेवल्स हैं। एक है स्कूल का लेवल, जो हमने फर्स्ट लेवल पे डील करा। एक है कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस, जो कि हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बहुत साल पहले होते थे, अब नहीं है तो हम नहीं करेंगे। पर स्कूल के लिए भी इसका जो टास्क है ना, वो हमारे लिए फ्री के मार्क्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो कब होंगे? सुनने से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, याद रखना ये रूल। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपको आ गया। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो वो सुनने से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। जब जैसे ट्रू मैथ पे क्लासेस भी अटेंड करी, उसके बीच में जो क्वेश्चंस आए, अगर उसमें से किसी क्वेश्चन में ब्लॉक भी होते हो ना, तो उसको फिर से जाके देखा करो कि कहाँ ब्लॉक हुए। अपने हाथ से लिखने की आदत डालो।
जब अपने हाथ से टर्म्स बनाओगे तो समझ में आएगा कि उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सुनने से कुछ नहीं आ सकता, सुनने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, लिखना पड़ना है एंड इट इज़ पेनफुल। याद रखना कि जो कंप्लीट ट्रू मैथ का कोर्स है ये आपके लिए नीम की बोतल है, नीम के जूस की बोतल है। तो वो अभी तो हमें पीने में बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही इंप्रूव करेगी। तो याद रखना कि इसको करते समय जो भी क्लास अटेंड करो, उसको क्लास को जब अटेंड करोगे तो बीच में पेन होगी, लगेगा कि कितना दिमाग लग रहा है, मैं कैसे लगाऊं। पर अब पता एडवांटेज क्या है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालता जो कि फालतू हो, जो डराए, क्योंकि मैथ्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। तो उसमें हमारा इंक्लिनेशन कैसे बनेगा कि अगर किसी टॉपिक पे किसी क्वेश्चन पे ब्लॉक होते हो तो आराम से सांस लो और उसको फिर से जाके देखो कि मैंने कैसे बोला। तो इफ़ यू कांट मेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन फेक इट। याद रखना ये लाइन कि पहली बार में वो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता तो उसके बाद अपने मन को उस अंडरस्टैंडिंग पे लाओ जो मैंने बताई। नेक्स्ट टाइम उसको वैसे तो एटलीस्ट रेप्लिकेट तो करो, तो भी हमारा जो रूट है वो बन जाता है। याद रखना, और ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी के एग्जाम के अलावा भी ये लर्निंग हमेशा साथ रहेगी। तो आज वाली क्लास का टास्क है एग्जैक्टली सिंपल सी बायनोमियल थ्योरम की असाइनमेंट की डिस्कशन। तो जिन्होंने नहीं करी उनकी वजह से अपने आप को खराब मत करना। देखो इस पूरे काम में याद रखना, जो मैंने करवाना है वो मेन काम नहीं है, जो आपने करना है वो मेन काम है। जो मैं क्लास के बीच में जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं ना अब ये करो, तो उस क्वेश्चन को करना वो आपका काम है। थ्योरी सुनना काम नहीं है, वो सुन के किसी पे कोई एहसान मत करना। जो क्वेश्चंस खुद करते हो वही इंप्रूव कराएंगे, जो असाइनमेंट हैं वो इंप्रूव कराएंगी। और इन दोनों की टेस्टिंग कहां पे होगी? टेस्ट में। तो आपका काम पता है क्या है? टेस्ट देना। याद रखना जो मेन काम है अपने एंड पे वो है टेस्ट देना। टेस्ट में स्कोर लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो आगे अब इसके साथ साथ अब मैं पैरेलल शुरू करूंगा कंपटीशन वाले काम को अभी से हैंडल करवाना। उसकी क्लासेस वहाँ पे रेडी हैं, तो जो उसमें किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है वो बस अब शुरू हो जाएगा साथ साथ। पर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेग इज दिस कि जो असाइनमेंट्स अगर किसी बच्चे ने ढीली छोड़ी हैं, देखो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू पोस्टपोन द थिंग्स, क्योंकि बहुत ईजी होता है कि अब हम कल करेंगे, हम आज नहीं करेंगे। तो कई बार हम इसी चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। अल्टीमेटली आके एंड में आके बच्चे रोते हैं कि हमें तब इतनी बार क्लियरली बोला गया था कि ये काम ऐसे करो, हमने नहीं करा। तो उस ड्रामे में बिल्कुल ना फंसना। आपने यूट्यूब पे जाके हाउ टू क्लियर IIT JEE या IIT JEE में क्लियर्ड बच्चों के इंटरव्यू, बेड़ा गर्क करा लोगे। कुछ नहीं करना आपने एक्स्ट्रा। जो बस काम दिया जाए एग्जैक्टली वो काम को एग्जीक्यूट करो। उसके बाद पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो तब यू वुड बी सरप्राइज कि हमें लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, हमसे सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। पर अभी वाली जर्नी पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। कभी अगर लगे कि ऐसा कुछ सर्च करने का मन कर रहा है तो कुछ भी अच्छा सा देख लो, इंटरेस्टिंग देख लो कि 15 मिनट बैठ के हंस लो, कोई कॉमेडी देख लो। पर काम के टाइम पे काम करने की करो। असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करी, टेस्ट नहीं दिया, तो यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। तो इट इज इक्वलेंट टू दिस कि आपने ट्रू मैथ का कोर्स ज्वाइन नहीं करा, टाइम बर्बाद करा अपना। तो वो अगर नहीं होने देना तो अभी भी मौका है 11th में, अभी भी बिल्कुल चांस है कि जो काम पिछला कराया हुआ है उसको पकड़ना शुरू करो। हर असाइनमेंट, इतनी असाइनमेंट्स, इतने टेस्ट वीकली बेसिस पे चल रहे हैं, इतनी असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो वो अपने आप तो हो नहीं जानी, वो करने की करो। तो चलो, जो ये वाली असाइनमेंट थी ये बहुत सिंपल थी, बहुत तेज़। इसमें से हर क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। कुछ बीच में वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था नहीं, पर फिर भी एक बार डिस्कशन के थ्रू एक बार इसमें देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पे अगर ब्लॉक हुए हो तो उसको नोटिस करना। अच्छा, साथ में ना किसी को भी अगर कोई ट्रबल आती है, कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो टेलीग्राम पे ही मेरे को डायरेक्टली वो ट्रू मैथ को फाइंड करके उस पर डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की करो। अगर वो सेंड करने में ट्रबल आ रही है तो ऑफिशियल नंबर पे मैसेज भेजो, उसका रूट बताया जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस पूरे प्रोसेस का एडवांटेज तभी है अगर काम करो। याद रखना कि जो बच्चे कहीं भी इस पूरे प्रोसेस को बनाने के पीछे रीज़न ही ये है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके जो बच्चे कहीं भी हों, कोटा में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, तो अब उनसे हम 3 गुना कम से कम ज़्यादा काम कर लेंगे घर बैठे, और कहीं बेटर तरीके से, अपने टाइम पे, बिल्कुल अपने घर के कंफर्ट पे।
तो उसके बाद भी अगर हम काम नहीं करते तो हम डायरेक्टली फिर केवल ड्रामेबाज वाले जोन में आ गए, तो देन इट इज अ स्टुपिडिटी। तो याद रखना कि जो मेन काम है वो काम है, काम करने से कुछ होगा। क्वेश्चंस करोगे, पेनफुल लगेगा, उसको दोबारा अटेंड करो, असाइनमेंट्स करो, देखो उसको मेरे साथ साथ बोलो कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं। तो चलो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये नोटिस करो। चलो अब लाइन से देखना शुरू करते हैं क्वेश्चंस एक्चुअली की थे क्या क्या। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस हमें लैंग्वेज को सही तरीके से डील करना था। हमें क्या गिवन था कि सिंपली अगर हमें टर्म अगर गिवन है और ये हम जानते थे ये बिल्कुल 10 सेकंड में होना चाहिए था, बहुत साल पहले वैसे ये IIT में आया हुआ है। x प्लस ए की पावर n हमें गिवन था कि a अगर ऑड टर्म्स का सम है और b अगर इवन टर्म्स का सम है, तो हमें देखते ही समझ में आता था कि जो x प्लस ए की पावर n है वो एक्चुअली a प्लस बी है। ये डायरेक्टली क्या बन गया, a प्लस बी, ये तो हमें विजिबल था। अब ऐसे ही बिल्कुल सोचो कि अगर x माइनस ए की पावर n अगर एक्सपैंड करा जाए तो ऑड टर्म्स तो ऐसे ही आ जाएंगी फर्स्ट थर्ड, पर जो इवन टर्म आएगी सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म, उन सबके बीच में माइनस साइन जनरेट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा a माइनस बी। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सिंपली मुझे क्या बनाना है, 4ab या x प्लस ए की पावर 2n। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n, डायरेक्टली a प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बन गया विच इज 4ab। तो ये तो बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट था प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n इज दिस। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, पावर 2n है, तो टर्म्स कितनी बनेगी 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 टर्म ऑड टर्म्स हैं, उसके एग्जैक्टली बीच में कौन सी टर्म आएगी, उसकी n प्लस 1 टर्म। n इधर छोड़ दिया, n इधर छोड़ दिया, n प्लस 1 टर्म। तो tn प्लस 1 क्या बना, सिंपली 2ncn x की पावर n 1 बाई एक्स की पावर n, बिल्कुल बेकार है, 2ncn बना। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेन काम पता है क्या था, 2ncn को तोड़ पाना, 2ncn को सिंप्लीफाई करना। अब 2ncn क्या होता है, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। तो इसके बाद जो मेन टास्क था वो इस 2ncn को क्लियरली हैंडल कर पाना था। अब 2ncn को क्लियरली नोटिस करो कि ये एग्जैक्टली क्या बन गया। इस 2ncn को अगर नोटिस करो तो 2ncn को जब हम एक्सपैंड करते 2n फैक्टोरियल को ऊपर को देखो, तो जो फैक्टोरियल 2n है वो हमें समझ में आता है कि वो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे 2n तक बनता, नीचे फैक्टोरियल n है और फैक्टोरियल n। अब इसमें नोटिस करो, इस वाली टर्म में ये नोटिस करो कि इस 2 इंटू 3 एंड सो ऑन में कि जो ये 2 है, इस 2 को देखो, इस 2 को देखो, इस 4 को देखो, ऐसे इस 2n को देखो, मतलब इवन टर्म्स को देखो। तो 2 4 6 8 को बाहर निकाल दो, 1 3 5 7 ऐसे n 2n माइनस 1 तक आ गया। अब जो 2 4 6 8 ऐसे 2n है, इनमें से हर एक को नोटिस करो तो हर एक में से 2 बाहर आ रहा है। एक देखो, इसको नोटिस करना, ये टर्म बनी, तो जो ये 2 4 6 8 ऐसे 2n तक है, हर एक में से एक 2 बाहर आ रहा है, तो वो 2 की पावर n बन गया। और अंदर क्या बन गया, 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, एक साथ में अंदर तक n आ गया। नीचे फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n ही बना जो कि ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। और ये 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे 2n माइनस 1 तो पहले ही था, यहाँ पे 2 की पावर n और आ गया, फैक्टोरियल n और आ गया। तो ये एग्जैक्टली वही बन गया जो हमें कहा गया था कि बनाओ। तो इट वॉज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब जो नेक्स्ट था उसमें हमें कहा गया कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ए आर माइनस 1, ए आर और ए आर प्लस 1, ये हमें गिवन थे कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर ये एपी में तो हमसे ये टर्म प्रूव करने को कही गई। तो इस क्वेश्चन में मेन रोल क्या था, लिखने का। देखो हमें डर लगता है, वो ओवरकम कैसे करोगे जब ये लिखोगे। हमें किसी ने बोला कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर आर माइनस 1, वो क्या होगा, एन सी ए इंटू ए, ये कोफिशिएंट में तो बस यही आ जाएगा ना, एन सी आर माइनस 1। ऐसे इसका कोफिशिएंट एन सी आर, इसका कोफिशिएंट एन सी आर प्लस 1। तो अब इसमें जब 3 टर्म्स मुझे ए पी में गिवन हो तो मेरे पास 2 अप्रोच होती हैं। या तो मैं बोलता हूँ सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर है थर्ड माइनस सेकंड के, या फिर इसमें मुझे उसका कोई फायदा नहीं देखा, इसलिए मैंने 2 टाइम्स ऑफ सेकंड 2 टाइम्स ऑफ बी बराबर ए प्लस सी बोल दिया। अब इसमें मेन रोल क्या था, इसको सिंपली एक्सपैंड करने का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर ऐसे। अब देखो इसमें अब जब मैंने सिंपली इसको एक्सपैंड करा तो फैक्टोरियल एन तो मैंने फटाफट काट दिया। अब आर माइनस 1 और आर प्लस 1 में नोटिस करो कि सबसे छोटा कौन सा है,
सबसे छोटा इन तीनों में से कौन सा है, r माइनस वन। तो अगर मैं r माइनस वन फैक्टोरियल अगर कॉमन लेके पूरी टर्म में से अगर कैंसिल कर दूं तो समझ में आता है कि यहां पे बस एक अकेला r बच जाएगा और यहां पे एक r बचेगा और एक r प्लस वन बचेगा, एक r बचेगा और एक r प्लस वन बचेगा। देखो r प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे r प्लस वन तक। तो 1 से लेके r माइनस वन तक तो मैंने काट दिया, क्या बचा r इंटू r प्लस वन। अब इसको देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। n माइनस आर, n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर माइनस वन, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो वो इसमें से और इसमें से कॉमन आ सकता है। तो जब मैंने इसको काटा तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ और बस एक n माइनस आर बच गया। ऐसे ही जब इसमें से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल मैंने काट दिया तो एक n माइनस आर बचेगा और एक n माइनस आर प्लस वन बचेगा। ये था इसको आगे लिखने का तरीका। उसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी, एलसीएम ही लेना था। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेरे मन में आया कि मैं इन दोनों टर्म्स को इधर ले आऊँ, अगर अपने मन में ये नहीं भी आया तो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद एलसीएम लेना था और लिखना था। तो जब हम लिखते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस n इंटू फोर आर प्लस वन प्लस 4r स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0 आ जाता है। तो एक्चुअली जो शुरू में जो क्वेश्चन लिखा था ना उसमें यहाँ पे टर्म में थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे n आना चाहिए, ये n इंटू आर प्लस वन आएगा, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो इसको ठीक करके ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये फ्री के मार्क्स थे, बिल्कुल हमें किसी ने मार्क्स बांटे थे। हमें गिवन था कि राइट द बायनोमियल एक्सपेंशन, वो तो चलो हमें आता है, ये हमने प्रूव करना था। तो इन सारे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में याद रखना कि हमने करे हुए हैं, तो हमें देखते ही पता होता है कि इसमें क्या कुछ नहीं होता है। n प्लस वन सी जीरो क्या होता है 1, n प्लस वन सी वन क्या बना है n प्लस वन इंटू एक्स, और ये आगे इसके बाद जितनी भी टर्म्स बनी सब में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें एक्स को अगर 8 डाल दूं, अगर मैं इसमें एक्स को 8 डाल दूं तो इधर क्या बन गया 9 की पावर n प्लस वन माइनस वन माइनस 9 8 सिंपली 8 प्लस वन माइनस 9x माइनस n प्लस वन इंटू एक्स, मतलब मैंने n की वैल्यू गलती से डाल दी, ये बनेगी टर्म एक्चुअली। जो इस केस में टर्म बनी दैट इज दिस। तो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनती वो ये हो जाती माइनस n प्लस वन इंटू 8। ये जो है ये एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था 8, तो ये 64 का मल्टीपल आ गया ये पूरा। तो ये क्या बन गया 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9, ये हमेशा 64 का मल्टीपल आ गया, वही प्रूव करना था। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ते नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या था कि हमें ये लैंग्वेज की क्लैरिटी है कि अगर इसमें x की पावर माइनस वन का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके x की पावर माइनस वन बनना चाहिए। तो अब हमें इसकी स्ट्रैटेजी बनानी थी। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1/x, x की पावर माइनस वन का मतलब क्या बना 1/x। तो देखो मैंने इस पूरे को एक्सपैंड नहीं करा, मैंने ये सोचा कि जब इसकी कौन सी टर्म इनसे मल्टीप्लाई करेगी बारी बारी ताकि कि 1/x बने। अब या तो यहाँ का जो 1 है वो मल्टीप्लाई करे इस ब्रैकेट की उस टर्म से जिसमें कि 1/x है। 1/x किस में आएगा, सिंपली 8c1 इंटू 1/x में। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई करेगी इस 1 के साथ तो साथ में 1/x बनेगा, वही हमें चाहिए। तो 8c1 इंटू 1/x इंटू 1, तो कोफिशिएंट क्या बना 8c1। ऐसे ही ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट की उस टर्म के साथ जिसमें कि 1/x क्यूब है। x क्यूब किसके साथ, 1/x क्यूब किसके साथ आएगा 8c3 के साथ। तो 8c3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये टर्म जब इधर की इस 8c3 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगी, जब ये टर्म और ये टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगी तो साथ में क्या बनेगा 1/x। मुझे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मुझे इस बात को समझ जाना था और बहुत सिंपल था। तो 8c3 इंटू 2 बनता 1/x का एक और पॉसिबल कोफिशिएंट। ऐसे ही जब ये x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेगा उस वाले ब्रैकेट की उस टर्म के साथ जिसमें कि 1/x की पावर 5 है, तभी 1/x बनेगा। तो वो किस में आता है 8c5 और यहाँ का 1 सिंपली x की पावर 4, तो बन गया 8c5। अब 8c3, अब देखो ग्रेजुअली स्पीड पकड़ना शुरू करो। 8c3 को मन में बोलो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 तक तो कट गया, क्या बचा ऊपर 6 इंटू 7 इंटू 8, नीचे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना होता 6, मैंने वो भी काट दिया, 7 इंटू 8 बचा।
तो कैलकुलेशंस ग्रेजुअली हम फास्ट कर सकते हैं। 8C5 8C3 सेम होता है, तो ये भी 7 × 8 है, तो ये बन गया 56, 3 × 56 + 56, मतलब सिंपली 2 × 56 + 56, तो 3 × 56 बना, वो 168, वो आ गया 150 + 18, 168 + 8, 176 बनेगा आंसर। इसके आंसर में गड़बड़ है। तो इसका ये भी सिंपल था, इसका पैटर्न हम जानते थे, ये बेकार था। कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो हमने NCR +1 और NCR +2 ले ली। तो NCR अपॉन NCR +1 जब ये लिखोगे, ये हमें गिवन है कि 1:7 था। इसको देखो ग्रेजुअली हमारी स्पीड बन जाती है। अब NCR अपॉन NCR +1 में ये दोनों कैंसिल, R+1 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल में ये कैंसिल होगा, ये R+1 ऊपर आ जाएगा। n-r फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल में n-r-1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता और यहाँ पे n-r बचता। तो ये बनी मेरी पहली इक्वेशन, मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, n आ गया 8r + 7। ऐसे ही मैंने यहाँ इन दोनों को करा। अब देखो इन दोनों में सेम बिल्कुल लॉजिक था, तो r+2 अपॉन n-r-1 1/6 आ गया, r6 आ गया, n 55 आ गया। तो ये भी डूएबल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि शो दैट दे विल बी नो टर्म कंटेनिंग x⁻2r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब इसमें मैंने इन जनरल x⁻k वाली टर्म बनाई, मतलब k+1 टर्म बनाई, tk+1 बनाई। वो क्या होती है? n-3 x⁻k, नहीं सिंपली मैंने k+1 टर्म बनाई इन जनरल। n-3ck ये हटा देते हैं, x⁻n-3 - k 1/x² k। तो यहाँ से x की पावर कितनी बनी? n-3 - k और यहाँ से -2k, -2k आ जाएगा साथ में। इसको बराबर होना चाहिए था x⁻2r के। पूरी पावर मिला के हमें 2r चाहिए ना, तो हमें ये लिखना चाहिए था। बहुत बेकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअली ये भी। तो वहाँ से हमें मिल गया कि n-2r जो है, n-2r बराबर हो गया 3 + 3k के। तो हमें बोला गया है कि अगर n-2r अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो देयर विल बी नो टर्म, विच इज़ ट्रू। n-2r मल्टीपल ऑफ 3 ही आ रहा है, तो अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है मतलब 2r ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में जो हमें कहा गया उसको हमने सिस्टमैटिकली हैंडल करा। ये बेकार था। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए हम क्या करेंगे? टर्म्स को घुमा लेंगे। देखो मैंने घुमा दिया और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बना दी। तो ये बिल्कुल सिंपल था। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले उसकी जर्नल टर्म बनाई, NCK k+1 टर्म बनाई, tk+1 हमने लिखा, जर्नल टर्म बनाई। NCK इसकी पावर n-k, इसकी पावर सिंपली k हो गया। पूरी नेट पावर कितनी बनी? n-3k, उसको 0 होना चाहिए। वहाँ से n आ गया 3k, k आ गया n/3। तो यहाँ पे सिंपली k की जगह n/3 लिख दो, वो हो गया NC n/3। वो कितना हो जाता? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/3 इंटू फैक्टोरियल n-n/3 विच इज़ 2n/3। तो ये भी बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, पर इनमें राइट स्पीड पकड़ो, ये बेकार था। ऐसे के बहुत सारे करें तो इसको डिस्कस नहीं करते। ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको समझना। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या कि हमारा रूट लंबा हो जाता, केवल इसीलिए मैंने डिस्कस करवाया। और जैसे हमने सुना था ना कि बायनोमियल थ्योरम में 2 पार्ट्स हैं, एक जो अभी हम कर रहे हैं, एक जो बाद में कंपटीशन के टाइम पे। तो इसमें थोड़ा सा बायनोमियल कोफिशिएंट्स का रोल है। तो डायरेक्टली शायद ये स्कूल के एग्जाम में वो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ये स्कूल के एग्जाम में अभी डालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करने के लिए हमें जो बाद वाला काम है बायनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट्स वाला, वो आना चाहिए। तो इसलिए पर मैं इसको करके दिखा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग था। सेकेंड टर्म क्या बनी? NC1। थर्ड टर्म B क्या बनी? NC2। फोर्थ टर्म क्या बनी? NC3। फिफ्थ टर्म बनी NC4। अब मैं यहाँ पे LCM लेना थोड़ी शुरू कर दूंगा। मुझे क्या सिखाया गया, मैं हर क्लास में क्या बोलता हूँ कि मैथ्स करने नहीं आए क्लास में हम लोग, अभी साथ में मेरे साथ मैथ्स करने नहीं आए, ये सीखने आए हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अपनी अप्रोच को फास्ट कैसे करते हैं। ये समझने आए हो कि जब भी कोई मेरे सामने नई प्रॉब्लम आती है तो फटाफट हमने अपने माइंड में पहले मशीनरी चलानी होती है कि ये तेज़ कैसे होगा, ये तेज़ कैसे होगा, ये तेज़ कैसे होगा। वो मेन टास्क है। बच्चे जो बिल्कुल ही सिली रूट पे रहते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे? वो कहेंगे LCM लो और इस क्वेश्चन को इतना ख़राब कर दो कि मुझसे भी ना पढ़ा जाए
और किसी और से भी ना पढ़ा जाए, किसी को समझ ही ना आए कि एग्जामिनर चाहता क्या है। तो हमने वो नहीं करना होता, हमने एग्जामिनर के माइंड में घुसना होता है कि एग्जामिनर ने कैसे सोचा। वो कोई आसमान से तो उतरे नहीं, बिल्कुल हमारी तरह ही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये क्वेश्चन बनाया, तो सिंपल सा होगा, डूएबल होगा, हमारे जैसे ही हैं वो भी। तो अब इस क्वेश्चन में a अपॉन a प्लस बी किसी ने बोला, तो a अपॉन a प्लस बी क्या है, NC1 अपॉन NC1 प्लस NC2। अब क्या होता है कि NCR, एक्चुअली क्या होता है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 हम ग्रेजुअली कभी करेंगे कि वो n+1 CR प्लस 1 होता है। NCR प्लस NCR प्लस 1 n+1 CR प्लस 1 होता है। तो ये NC1 प्लस NC2 एक्चुअली n+1 C2 बन गया एक स्टेप में। ये पहला स्टेप है। अब हमने अभी ये नहीं करा क्योंकि स्कूल के सिलेबस में ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इसलिए वरिड मत होना अगर ये ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करके भी करते तो भी ऐसे कर लेते, पर इसको करना नहीं था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही क्या होता है कि NCR को हम पढ़ सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-1। इसका नाम मैंने रखा होता है पील ऑफ स्टेप। क्या नाम रखा होता है, पील ऑफ स्टेप। मतलब 8C3 को पढ़ सकते हैं 8/3 इंटू 7C2। एक तरीके से जैसे हम ना, बिल्कुल सोचो जैसे हम लोग छिलके उतारते हैं, तो बिल्कुल जैसे इसको हम लोगों ने एक पहली लेयर उतारी तो अंदर से अगली लेयर निकल आई। 8/3 को उतारा, 8 के पीछे का 7 निकल आया, 3 के पीछे का 2 निकल आया। तो ऐसे ही n+1 C2 के अगर मैं n+1 और 2 को उतार लेता हूँ तो ये NC1 बन जाता, ये NC1 कट गया, तो ये आ गया 2 अपॉन n, सिंपली 2 अपॉन n+1। अब ऐसे ही इसको देखो, C अपॉन C प्लस डी को देखो, C अपॉन C प्लस डी है, तो C प्लस डी क्या बन गया, NC3 प्लस NC4 विच इज n+1 C4। अब n+1 C4 को पील ऑफ करो, वो n+1 अपॉन 4 आता और NC3 कट जाता, ये 4 अपॉन n+1 बन जाता, ये 6 अपॉन n+1 बन गया। ऐसे ही B अपॉन B प्लस C को करा। तो ये क्वेश्चन का ज़्यादा रोल उस काम के ऊपर बेस्ड है जो अभी हमने वैसे नहीं करा। तो अगर इसको अभी करा होगा अटेम्प्ट तो कैसे करा होगा, इसको सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई करके भी ये बन जाना चाहिए था, सिंप्लीफाई करके भी ये बन जाना चाहिए था, इस दोनों को ऐड करके ये बन जाता, और आगे ये करके उसका डबल कर लो तो आंसर आ गया। तो सिंपल था और डूएबल था, बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे। ये x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n लिखा हुआ है। तो जब x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n को जब एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है, इसको नोटिस करो कि जब एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है। ये सिंपली 2 टाइम्स ऑफ NC0 वाली टर्म x की पावर n, फिर NC2 वाली टर्म एंड सो ऑन आती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जितनी होती हैं, अब इसको नोटिस करना, यहाँ पे टर्म्स कितनी थी 19 है ना, तो इसमें टर्म्स कितनी थी 20, इसमें टर्म्स कितनी थी 20। जब एक्सपैंड करोगे तो दिखता है कि बीच वाली टर्म सारी कैंसिल हो गई, और जो टर्म 10 रह गई टर्म्स पर, ये 10 + 10 मिला के 20 नहीं हो जाएगा, जो टर्म आई वो डबल हो गई। देखो जो सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो डबल हो गई, तो टर्म्स एक्चुअली कितनी रह गई 10 ही। तो जिसका सही आंसर बनता वो 10 बनता। जो बच्चा बड़ी क्लोज मिस्टेक करता वो 20 बोलता, जो कि क्लियरली रॉन्ग था। इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चंस देखे भी हैं और ये अकल वाले हैं। देखो इन क्वेश्चंस में जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको, इस अंडरस्टैंडिंग को नोट करो। ये अंडरस्टैंडिंग का कहीं से भी रोल एक्चुअली, अगर मैं अपने एंड से बताऊं, इस अंडरस्टैंडिंग का कहीं से भी रोल 11th 12th का नहीं है। इस अंडरस्टैंडिंग का रोल है सिंपल मल्टीप्लिकेशन को समझ पाने का। हमें किसी ने क्या बोला कि इसमें जो टर्म्स हों वो हमें चाहिए कि कितनी टर्म्स इंटीजर होंगी। तो इंटीजर होने के लिए जब मैं इसकी जर्नल टर्म बनाता हूँ, देखो मैंने इसकी TR+1 बनाई, TR+1 बनाई, वो आगे 99 CR, पहली टर्म की पावर 99 माइनस R, दूसरी टर्म की पावर R। अब इस पूरी टर्म के इंटीजर बनने के लिए जो ये 3 की अजीब सी पावर है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 99 माइनस R/4 इसको इंटीजर होना चाहिए, इस पावर को इंटीजर होना चाहिए। ऐसे ही इसको भी इंटीजर होना चाहिए। 4 की पावर कोई नेचुरल नंबर करोगे तो तभी उसका आंसर कोई सिंपल इंटीजर बनेगा ना ओवरऑल। तो R/3 शुड बी एन इंटीजर, एंड फॉर दैट टू बी पॉसिबल R शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। वो तो गिवन है, R को मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। R कहां से कहां तक वैरी कर रहा है इस क्वेश्चन में, 0 से लेके 99 तक।
अब ऐसे ही 99 माइनस आर बाय 4 को भी इंटीजर होना चाहिए, तो 99 माइनस आर को 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे की चालाकी यहाँ पकड़नी है। अब मैं 99 माइनस आर को कैसे करूँ 4 का मल्टीपल? तो मैंने अपने घर से लाके इसमें एक 1 ऐड करा और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों करा? ताकि कि 100 बन जाए। 100 क्यों बनाया? क्योंकि 100 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो 100 माइनस आर प्लस 1 को 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये तो पहले से ही 4 का मल्टीपल है, तो इस r प्लस 1 को 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ओवरऑल जो नंबर बनेगा वो 4 का मल्टीपल होगा। इसकी बात कर रहा हूं। तो r प्लस 1 के 4 का मल्टीपल होने के लिए r को 4 के मल्टीपल से 1 कम होना चाहिए। r प्लस 1 को 4 का मल्टीपल होने के लिए r को 4 के मल्टीपल से 1 कम होना चाहिए। तो ऐसा पहला नंबर जो r 3 का मल्टीपल भी हो और r 4 के मल्टीपल से 1 कम भी हो, ऐसा पहला नंबर क्या है? 0 से 99 के बीच में। तो ऐसा पहला नंबर है 3। 3 का मल्टीपल है और वो 4 के मल्टीपल 4 ही बना से 1 कम है। अब इसके बाद इसने आना है हर 3 के बाद, इस पैटर्न ने आना है हर 4 के बाद। तो इन दोनों का एलसीएम कितने के बाद रिपीट करेगा? 12 के बाद। तो ऐसा पहला नंबर बना 3, अगला ऐसा नंबर बना 15। देखो 15 3 का मल्टीपल है और 4 के मल्टीपल से 1 कम है। 16 4 का मल्टीपल होता है। फिर ऐसा अगला नंबर क्या बना? 27। तो इस क्वेश्चन में कम थे, समझाने के लिए मैंने इसलिए सारे करके दिखा दिए। लास्ट क्या बन गया? 99। पर अदरवाइज यहाँ पे इसको आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए था। अगर नोटिस करो तो ये भी एपी थी, ये भी एपी थी, जिसका फर्स्ट टर्म 3 था, कॉमन डिफरेंस 12 था। तो अगर यहाँ पे 99 की बजाय अगर वो मुझे कोई बड़ा नंबर दे देते तो मैं उसको एपी से निकालता। याद रखना ये सेंस, पर इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें सिंपली 9 टर्म्स आ रही हैं, 9 ही अपना आंसर था इस क्वेश्चन का, तो इसलिए डुएबल था और इंटरेस्टिंग था। ये बेकार है, हमने बहुत क्वेश्चंस करे हैं, ये क्लास में भी कराया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली टिक मार देते हैं। इसमें कुछ नया नहीं था बताने का, ये वाले में भी कुछ बताने का नया नहीं, पर चलो। इसमें हमें कहा कोफिशिएंट्स ऑफ 8 टर्म, 8th टर्म का कोफिशिएंट और 19 टर्म का कोफिशिएंट, ये में गिवन है कि इक्वल है। 8th टर्म क्या होती है? NC7। 19 टर्म क्या होती है? NC18। पढ़ते ही हमें पता होता है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के, तो जो n होगा वो 7 + 18 25 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो अकेले मेरे बताने की बात थी वो ये कि जो इसमें n है दैट इज 25। तो अगर हमने n को निकाल दिया, आगे क्या? कोफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो अपने फ्री के मार्क्स थे। इस तरह का हमने पहले भी करा है, ये भी। इसमें क्या करना था? कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ की उस टर्म के साथ जिसमें x आए, वो आएगा नहीं। इस 2x³ को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ के x² वाले टर्म के साथ। 3x5 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ के 1/x4 वाले टर्म के साथ, तो उससे आंसर बनेगा। पर बिल्कुल सेम था इसलिए डिस्कस नहीं करते। इसमें कहा कि रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखो मैं इसको तेज लिखता हूँ। सेकेंड टर्म इसमें क्या बनेगी? NC1, इसमें बनेगी थर्ड टर्म NC2। अब एक बात सोचो, जब अब देखो मैंने ए और बी नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? जब इसमें ए वाली टर्म बनाओगे, देखो जब जीपी जब इसमें बाइनोमियल में जब आगे जाते हो तो क्या होता है? ए की पावर, यहाँ पे ए की पावर कम हो जाएगी और बी की पावर बढ़ जाएगी। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें समझ में आता है कि ए की पावर जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, जब कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को डिवाइड करोगे, तो जब जो ए है ऊपर ए आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा। इसको समझना क्यों, मैंने टर्म नहीं लिखी, ऐसे यहाँ पे भी A/B आ जाएगा, क्योंकि एज कंपेयर टू न्यूमरेटर इसमें ए की पावर 1 ज़्यादा है, नीचे 1 कम हो गई। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर एक ए बच जाएगा, नीचे वाले में बी की पावर 1 ज़्यादा है, डिवाइड करोगे नीचे बी आ जाएगा। उसका रोल कोई था ही नहीं, A/B कैंसिल हो जाता। अब इसको सिंप्लीफाई करना मुझे आता है। NC1 सिंपली n इंटू एन, सिंपली n हो गया ऊपर, नीचे n इंटू n - 1/2 ये बना। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करा तो डायरेक्टली डिवाइड करते ही n वहाँ से 5 आ गया। तो दिस वॉज सिंपल लेकिन डूएबल था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है भी खैर ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ही। तो इसमें हमें हर एक टर्म की जर्नल टर्म बनानी पड़ती, हर एक टर्म की जर्नल टर्म बनानी पड़ती। अब देखो इस केस में जर्नल टर्म उसने बोला विच ऑफ द हैव टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इसको तेज करता, क्योंकि अब स्कूल के एग्जाम में तो है नहीं, आया नहीं है। तो इसमें जब जर्नल टर्म बनाओगे, अब मेरी बात समझना, तो मैं ऐसे पूरा लिखूंगा नहीं इसको, तो इस बात को सीखो। देखो इसमें हम ये करते हैं ना, इसकी पावर कर लेते हैं 25 - r,
तो वो 3 टाइम्स ऑफ 25 माइनस आर, तेज लिख दूँ वो 75 माइनस 3r बनेगा, और यहाँ से माइनस 2r आ जाएगा, तो इसको 0 होना चाहिए। तो वहाँ से 5r आ गया 75, r कितना आ गया 15, तो इसमें पॉसिबल है। अब सेकंड को देखो, इसमें x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 माइनस 2 टाइम्स x की पावर 1/5 की पावर 23 है। पैटर्न नोटिस करना, देखो जब इसकी पावर करोगे तो 23 माइनस आर करोगे, तो 23 माइनस r/3 माइनस यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी r/5, इसको 0 करने पे r को इंटीजर आना चाहिए, तो ये कितना बन रहा है -5r माइनस 8r, तो 8r को बराबर होना चाहिए 23 इंटू 5 के, वो वहाँ से r कोई इंटीजर नहीं आया, तो इसलिए r नॉट पॉसिबल, सेकेंड टर्म रिजेक्ट हो गई। अब थर्ड को चेक कर लो, बिल्कुल थर्ड में चेक करोगे तो r को इंटीग्रल वैल्यू बनाता होगा, पर ये मैंने ऐसे क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो हमने तेज करना है। 18th वाला सिंपल था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे था, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते, प्रैक्टिस के लिए डाला था। ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, पर ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग था, हमारी अकल को थोड़ा सा बढ़ाता। इसमें अगर x की पावर r अगर निकालना था तो हमें सबसे पहले ये विजिबल था कि जो ये पूरी सीरीज़ है वो GP है, x+3 की पावर n-1, फिर इसमें x+3 की पावर घट गई, एक कम हो गई, x+2 आ गया, तो दिस वॉज अ GP जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n। देखो x+3 की पावर n-1 से शुरू हुए और लास्ट वाले में x+3 की पावर 0 हो गई, तो 0 से लेके n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो दिस वॉज अ GP ऑफ n टर्म्स, दिस वॉज अ GP ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स की GP में हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालना है। पहला काम मैंने क्या करा कि GP का कर दिया सम, सिंपली a इंटू आर विच वॉज x+2 अपॉन x+3 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे जब x+2 माइनस x+3 करोगे तो नीचे -1 आ जाएगा, ये x+3 ऊपर जाएगा तो x+3 की पावर n बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x+3 की पावर n कैंसिल, ये आ गया x+2 की पावर n माइनस x+3 की पावर n होल डिवाइडेड बाय -1, ये बन गई टर्म। -1 की वजह से टर्म को घुमा दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालना है इसमें, वो क्या होगा, जब x की पावर r आएगा तो साथ में NCr आएगा और 3 की पावर n-r आएगा, ऐसे यहाँ पे NCr आएगा और 2 की पावर n-r आएगा। यही कहा हुआ है कि प्रूव करो, तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन काम का था। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी हुआ है, पर ये डालने का रीज़न एक्चुअली ये था कि उन्होंने ये IIT में डाला, अब ये रिसेंट ईयर्स में कभी आया था और ये स्कूल की बुक्स में था, अब मेंस में आया था ये क्वेश्चन, जेई मेंस में ये आया था, ईयर मुझे इस समय नहीं ध्यान में आ रहा, पर ये IIT में आया हुआ है। तो उनका माइंड पढ़ो, उन्होंने क्वेश्चन वो डालने को कैसे भी बना सकते हैं, पर वो बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी नहीं बना लेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या देखा, और वही मेन रूल है कि हम नया क्वेश्चन देख के, हमने नए क्वेश्चन की टर्म को देख के वहाँ पे पैनिक नहीं करना होता, ये नहीं सोचना होता कि एग्जामिनर ने कुछ ऐसे का बना दिया जो मुझे नहीं आता होगा, मतलब कुछ ऐसे का एग्जामिनर को पता है जो मैं जानता नहीं। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने हमें ये टर्म देके बोला कि इसमें फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a। तो अगर मैं यहाँ पे LCM लेके सॉल्व करूँ तो 1 साल खराब हो गया। तो अब एग्जामिनर का माइंड पढ़ो, तो यहाँ पे a की पावर 2/3, यहाँ पे a की पावर 1/3, तो जो ये a+1 लिखा हुआ है, हमें क्लैरिटी थी कि ये a की पावर 1/3 का होल क्यूब है प्लस ये 1 का क्यूब। ऐसे मैं क्यों सोचूं इस a+1 को, क्योंकि ऐसा करते ही कि a की पावर 1/3 + 1 इंटू जो बाद की टर्म बनी वो वही बनी जो कि ये बनी, सिंपली a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू a² माइनस ab + b², तो a² माइनस ab + b² ऊपर नीचे हो गया कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म पूरी बस बन गई a की पावर 1/3 + 1 माइनस ऐसी सेकेंड टर्म को नोटिस करो। इसमें से हमें दिखता है कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में से अगर √a अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाता है √a-1, और न्यूमरेटर में a-1 को फैक्टराइज कर लूँ √a-1 इंटू √a + 1, √a-1 कैंसिल हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, वो आ गया 1 + 1/√a, ये बन गई टर्म। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल, मेरी टर्म आ गई a की पावर 1/3 -1 अपॉन a की पावर 1/2
की पावर 10। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये हमने ये करा भी हुआ है, पर इन सब बातों से पता है लर्निंग क्या होनी चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट इज दिस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जामिनर कैन नॉट क्रिएट क्वेश्चंस विच आर बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज। अगर उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन टाइम में करने को दिया है तो वो गिवन टाइम में हो सकता होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ये बेकार है, 4 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग 4 टर्म फ्रॉम द एंड, प्रैक्टिस के लिए दिया था। ये क्यों दिया था कि इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक था कि एग्जामिनर के मन में क्या आया। तो मैं दिखता था कि ये ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब प्लस ये 3ab इंटू ए प्लस बी था, तो सिंपली a प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ था, ये की पावर 50, मतलब x प्लस 1 की पावर 45 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30, 45c 30 हो गया, तो बिल्कुल बेकार था ये भी। सो दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन, कुछ और तो नहीं था इसमें। ये भी सिंपल सा था, हमें दिया कि 4 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 4 टर्म में क्या होगा nc3, ये अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो पावर देखो n-3 और यहाँ से -3, वहाँ से n आ गया 6, n को 6 डाल दो इसमें वापस, तो nc3 सिंपली n कितना है 6, तो 6c3, n को मैंने 6 डाल दिया तो p क्यूब बन गया है यहाँ पे, ये बराबर है 5/2 के। 6c3 ओरली निकालते हैं, ओरली निकालो बिल्कुल मेरे साथ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 6 में 1 से लेकर 3 तक कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4 5 6 और नीचे बना फैक्टोरियल 3 विच इज 6, कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। इस 20 को इधर लेके जाएंगे तो 5/20 कैंसिल होके 4 आ जाएगा, ये बना 1/8, तो p आ गया 1/2। ये हैं, जैसे जैसे काम करोगे ना वैसे वैसे हमारी स्पीड बन जाती है। तो कई बच्चे जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी दोगे ना, अभी तो दे नहीं रहे, तो जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे तो जो पहली कंप्लेंट बच्चे बोलते हैं वो कहते हैं कि मेरी स्पीड नहीं है। तो जो बच्चा मुझे कहता है ना कि मेरी स्पीड नहीं है, मेरा उसको जवाब होता है कि अभी तेरा कंसेप्ट नहीं है। कोई हमें पूछे कि डी के बाद क्या आता है, तो हमारा फटाफट आंसर आता है ई, तो हमारी स्पीड है। अब से थोड़े साल पहले हमारी इस काम पे स्पीड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब हम लोग इस मतलब थोड़े साल पहले, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़े साल पहले, बिल्कुल छोटे होते, ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये कोई बताने की बात है, तो उस जोन में सब आ जाते हैं। पर मेहनत करने का फ़ायदा क्या होता है कि वो जोन अगर हमारा राइट टाइम पे आ गया तो हमारा स्कोर बन जाता है। तो चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द असाइनमेंट। ये भी बहुत सिंपल थी, और इसके डिस्कशन के थ्रू मेन काम क्या था कि हम लोग जिन्होंने भी मिस करी है, याद रखना कि इट इज़ अ सिन। अभी वाले टाइम पे सबसे इजी है लाइफ में जंप लगाना। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, बिकॉज दिस पीरियड कैन एक्चुअली गिव यू द बिगेस्ट जंप, क्योंकि आपके साथ के बहुत ज़्यादा बच्चे इस समय सिंसियर नहीं होते, तो उनके ना सिंसियर होने का फ़ायदा उठाओ। उन बच्चों के ना सिंसियर होने का बेनिफिट लो कि अगर वो सिंसियर नहीं है तो ये अच्छी बात है, मतलब ठीक है, उनके लिए वैसे अच्छी बात नहीं है, पर इस समय यू कैन टेक द बिगेस्ट लीप बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल। तो उस चीज़ का बेनिफिट लेने की करो। तो चलो, अब जो जो क्वेश्चन इस वाले असाइनमेंट में ब्लॉक हुए थे उनको एक बार कंप्लीटली रिकॉल करो कि कहाँ कहाँ अड़े थे, और नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे इसके बाद डिस्कस।